हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक क्वेश्चन करवाऊंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का और एक कराऊंगा पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से सुनिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं पहले से पढ़ते हैं और उसके हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को याद करते हैं और देखते हैं जिसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है जी। सो फटाफट से आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। वन डे विजय मेट अजय एंड प्रेज्ड हिज कार एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू बाई दैट कार। नेक्स्ट डे अजय सेंट एन ईमेल टू विजय एंड ऑफर्ड हिम टू सेल हिज कार फॉर ₹4 लाख। उसने कहा भाई 4 लाख में बेचने को तैयार हूं मैं तुम्हें। विजय गेव एक्सेप्टेंस बाय रिप्लाइंग अजय's ईमेल इन विच ही promised to pay ₹3 lakhs in 3 equal monthly installments and transferred ₹1 lakh via Google Pay to अजय। इमीडिएटली ₹1 लाख ट्रांसफर कर दिया और कहता ठीक है भैया, बचा हुआ पैसा मैं तुम्हें 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। और स्क्रीनशॉट उससे शेयर कर दिया कि देखो जी, देखो मैंने गूगल पे से पेमेंट कर दी, आप चेक कर लो। अजय ने कहा भैया मैं नहीं बेच रहा तुम्हें कार, ये क्या बात है। और उसने ₹1 लाख भेज दिए वापस कि ले भैया, ले गूगल पे से वापस ले जा। उसने केस फाइल कर दिया कि भैया ये क्या बात हुई कि तुमने जो है मेरे खिलाफ जो है अब केस फाइल कर दिया है कि मैं तुम्हें अपनी कार नहीं बेच रहा, ये क्या बात हुई, हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, वो ये कह रहा है। दूसरा कहता है नहीं जी नहीं, ₹4 लाख में बात हुई थी, मैंने आपको पेमेंट भी कर दिया है और बची हुई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं, तो ये क्या दिक्कत हुई। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति यहां पर ₹4 लाख में सेल करने के लिए अगर बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार देगा और ₹4 लाख एक साथ लेगा। और यहां पर बेसिकली जब विजय ने अपनी एक्सेप्टेंस देके एकदम पेमेंट कर दी, वो भी 1 लाख ओनली, और बचे हुए को एक तरह से वो कह रहे जी 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो भाई वो एक तरह से ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा, वो बल्कि काउंटर ऑफर दे रहा है कि जी ऐसे करने वाला हूं। तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं मानी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरह की केस स्टडीज कर रहे हैं आप। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह की केस स्टडी है। तो आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस के बारे में बताना होगा कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिल्कुल 100% जो ऑफर दी गई है उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप उसे कुछ मॉडिफाई कर देते हो तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगी, काउंटर ऑफर कहलाएगी। और हम जानते हैं कि जो भी एक्सेप्टेंस हो वो बिल्कुल ऑफर के हिसाब से पूरी की पूरी एक्सेप्टेंस वैसी होनी चाहिए, आप उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते, अदरवाइज ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाती। राइट। सो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइए फटाफट से देखें। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। नहीं भैया नहीं, हम तो कह रहे हैं आया ही नहीं, छोड़ दो इसको। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, फिर छोड़ दो इसे। और लिखा है दी एक्सेप्टेंस बाय विजय इज नॉट वैलिड, दस नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये रहा हमारा आंसर। आंसर है हमारा दोस्तों सी। आंसर है हमारा ये सी और नन ऑफ दी अबव तो आंसर है ही नहीं। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, लॉजिक पहले सोचना है। एग्जामिनेशन में यही सेम चीज केस स्टडी के रूप में भी आ सकती है। राइट। तो उसमें आपको केस स्टडी को कैसे लिखना है मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको दी हुई हैं। और अगर आपकी तरफ से मुझे कोई रिक्वेस्ट आती है कि जी सर इस चीज़ की केस स्टडी या इस चीज़ के क्वेश्चंस कराओ, तो मैं अपने अगले टॉपिक में उन्हीं क्वेश्चंस को लूँगा। आपको ये बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने अनअकैडमी के कॉम्बैट सीरीज़ में दिए थे। राइट। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन दिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जो है एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, तो ये है राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आपको मालूम है कि जब सेलर अनपेड हो जाता है, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, सेलर अनपेड हो गया जी, तो जब अनपेड सेलर है तो उसके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं अपने लिए, उसका पैसा तो मिला नहीं। तो भैया हम कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास गुड्स का पोजेशन है, अभी ओनरशिप बायर के नाम ट्रांसफर हो चुकी है वो हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास गुड्स का पोजेशन है। अगर गुड्स का पोजेशन है तो तुम उन पर कब्जा कर सकते हो, उसे हम कहते हैं राइट ऑफ लियन, कब्जे का राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास गुड्स का कब्जा नहीं है, अगर आपके पास यही गुड्स का पोजेशन नहीं है,
और ऐसा हो सकता है कि आपने गुड्स को रास्ते में भेज दिया हो, आपके हाथ से गुड्स का पोजीशन निकल गया, तो आप उसे रास्ते में रुकवा सकते हो। आप उसे रास्ते में रुकवा सकते हो अगर ये इन ट्रांजिट है। तो एक बार गुड्स बायर या उसके एजेंट को मिल जाएं, फिर तो आप ये ले नहीं सकते, या फिर आपने बिना राइट को रिजर्व किए गुड्स उनको भेज दी, फिर तो आप ले नहीं सकते। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपने अभी तक उसको राइट ट्रांसफर नहीं किया है पूरी तरह से, किस चीज का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है आपके पास, अभी रिजर्व करके रखा है वो आपने, सो राइट ऑफ स्टॉपेज आपके पास मिल जाता है। लेकिन एक बात हमें जाननी है, समझनी है हर बार के लिए, कि भैया सबसे पहले आपके हाथ में गुड्स का पोजेशन था। अगर सबसे पहले हाथ में गुड्स का पोजेशन था तो भाई आप पहले पोजेस करके रखते, उसे छोड़ते ही नहीं जब तक पहला ना मिल जाता। लेकिन एक बार पोजेशन निकल गया तो उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि आपने गुड्स जो भेज दी, मगर गुड्स अभी रास्ते में बायर के पास या उसके एजेंट के पास पहुंची नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हीं गुड्स को रास्ते में रुकवा सकते हो। तो पहला राइट ये है, ये निकल जाए तो उसके बाद ये होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट है और लियन आपको मिल जाए, तो हमेशा पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। और ये जब निकल के आना हाथ से लियन, तभी ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट निकल के आता है आपके सामने। सो ये था राइट टू रिटेन और ये है राइट टू रीगेन पोजेशन। क्या वर्ड्स बोले मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले हैं कि राइट ऑफ लियन क्या होता है, क्योंकि गुड्स आपके हाथ में है, ये कहलाता है राइट टू रिटेन। गुड्स को रिटेन कर रहे हैं आप अपने पास, क्योंकि गुड्स आपके पास पहले से कब्जे में है। लेकिन ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये है राइट टू रीगेन। क्या है ये, राइट टू रीगेन द पोजेशन, क्योंकि आपके हाथ से एक बार से पोजेशन चला गया। सो ये क्या है, दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू ऑल पेड सेलर्स। अरे पेड थोड़ी भाई, अनपेड को मिलता है, तो ये तो आंसर नहीं है। दीज आर अवेलेबल टू ऑल बायर्स, बायर्स को तो मिलता ही नहीं है। तो बी में कुछ लिखा है, दीज आर कॉन्सिक्वेंशियल और सीक्वेंशियल इन नेचर। कॉन्सिक्वेंशियल भी है भैया और सीक्वेंशियल भी है। सीक्वेंशियल इसलिए क्योंकि पहले राइट ऑफ लियन आता है और उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सो ये कॉन्सिक्वेंशियल एंड सीक्वेंशियल इन नेचर है, सीक्वेंस में भी आते हैं। और अगर ये खत्म हो जाता है तभी उसके बाद दूसरा राइट शुरू होता है। सो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा बी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। लिखा है अंडर पार्टनरशिप एक्ट विच वन कम्स अंडर द टेस्ट ऑफ गुड फेथ रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्सपल्शन। भाई साहब ये भी जबरदस्त इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। समझ लीजिए कि एज इट इज एग्जाम में यही चीज आ सकती है आपकी। तीन चीजें जो बताई हैं, तीन टॉपिक जो आज हमने किए हैं, एग्जामिनेशन में एज इट इज ये टॉपिक आपके सामने किसी भी रूप में ये सेम टॉपिक्स आ सकते हैं। एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर का ये पॉइंट है, आइए पढ़ें। और एक बार याद कर ले कि अगर एक्सपल्शन किया जाना चाहिए तो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ के साथ साथ जिस व्यक्ति को आप निकालना चाहते हो पार्टनरशिप से, उसको रीजन बताना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। तब जाके आप कहेंगे कि हाँ जी हाँ, ये तो एक एक्सपल्शन है और वो भी वैलिड एक्सपल्शन है। लेकिन आपको सबसे पहले साबित करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को आप निकाल रहे हो भैया, उसको इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि उसका फर्म में रहने का मतलब है कि फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम होना। वो ऐसे गलत काम उसने किया। तो अगर उसे एक्सपेल कर रहे हो तो वो फर्म एज अ होल के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनर्स के नहीं, सिर्फ पार्टनर्स के नहीं। समझे मेरी बात के नहीं? और उसको निकालने से पहले नोटिस भी सर्व करना पड़ता है, सुनवाई का मौका भी देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपने ये सुनवाई का मौका नहीं दिया, अगर मान लीजिए आपने उसे ऐसे ही एक्सपेल कर दिया, तो भैया फिर ये आपका इररेगुलर एक्सपल्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दोस्तों इररेगुलर एक्सपल्शन। और ऐसी स्थिति में होगा क्या, उस पार्टनर को रीइंस्टेट करना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लें। क्या लिखा है
कह रहा है कि विच वन कम्स अंडर द टेस्ट ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ के अंदर क्या क्या आता है, दैट द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। नो 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 भैया, पार्टनर नहीं, पूरी फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं है। दैट द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड नीड नॉट बी सर्व्ड विद नोटिस, ये भी गलत है भैया, उसको नोटिस सर्व करना पड़ता है और उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये तो दोनों ही आंसर गलत हो गए, तो बोथ ऑफ द अबव तो आ नहीं सकता। आंसर हो गया भैया इसका डी, नन ऑफ द अबव। सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तीनों टॉपिक जो मैंने आपको कराया आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम दो, ये तीनों टॉपिक जहां जहां भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट आएगा, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्तों, अनअकैडमी पर हमारी एक नई अप कॉम्बैट होने वाली है इस संडे 14 तारीख को, 14 मार्च को दोपहर 12 बजे आपकी ये कॉम्बैट होगी। और इस कॉम्बैट में आपको मालूम है कि भाई बहुत बड़ा पूल हमने जो है क्रिएट किया हुआ है, 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है कि नहीं। और इस बार क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोसेस, हमने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और टाइम है थोड़ा सा चेंज किया है। पहले 50 क्वेश्चन 75 मिनट के आते थे, अब आएंगे 40 क्वेश्चन 60 मिनट के। हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है, तो अब आएंगे 40 क्वेश्चंस आएंगे और 60 मिनट के। और अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक कोड यूज करिए सुधीर10 और इसको फ्री एनरोल कर सकते हैं आप वंस यू यूज दिस वेरी कोड। सभी बच्चों के लिए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, ये प्रैक्टिस मस्ट है दोस्तों। हर एक स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाली 14 तारीख को जरूर ये काम कीजिए। और इसमें आपने किस तरह से एनरोल करना है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एनरोल करिए और आने वाले संडे को एग्जाम दीजिए और ढेरों इनाम जीतिए। राइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।